दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले बहुत से वीडियोस में हमारे देश में बन रहे प्रोजेक्ट्स पर बात की, जो हमारे देश में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए और हमारे देश में कनेक्टिविटी, ट्रेड, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक और प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रोजेक्ट से रिलेटेड PDF फाइल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जरूर चेक करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हमारे देश में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही है ताकि हमारे देश के हर राज्य का विकास किया जा सके। लेकिन हमारे देश में अब भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ की जियोग्राफी, पहाड़, जंगल, मौसम जैसे फैक्टर की वजह से वहाँ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उन राज्यों में कनेक्टिविटी जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही हैं। उन राज्यों में बेरोजगारी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में स्थित 7 सिस्टर स्टेट की, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जहाँ पर सालों से कनेक्टिविटी की समस्या रही है। इतना बैकवर्ड है ये एरिया, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर तरह से बैकवर्ड है। कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। हम लोग का अभी मिजोरम में जो बनता है तो सामान और उसका बाहर में नहीं जाता है, ट्रेन होने से तो। दोस्तों, किसी भी देश में कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन आखिर ये कनेक्टिविटी होता क्या है और क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, सबसे पहले आप इसे समझें। किसी भी देश के लिए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए 3C बहुत इम्पोर्टेंस होता है, यानी कि कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी। और जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस और हाईवेज जैसे और भी कई चीजें आती हैं जो किसी भी देश के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चाइना। वैसे तो दोस्तों, हमारे देश के आजाद होने के 2 साल बाद ही रिपब्लिक ऑफ चाइना अस्तित्व में आया। लगभग 1980 तक चाइना के 80% तक लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे। तब चाइना का GDP पर कैपिटा दुनिया के गरीब से गरीब देशों में आता था। ऐसा नहीं है कि 1949 से 1980 तक चाइना में कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हुआ। उस समय में भी इंडस्ट्री खुली, लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की वजह से वे इंडस्ट्री लॉस में जाने लगी, जिसकी वजह से लोगों की जॉब्स भी जाने लगे और लोग और भी गरीब होने लगे। लेकिन 1980 के बाद चाइना समझ गया कि बिना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता और न ही गरीबी जैसे समस्या को दूर किया जा सकता है। आज हम चाइना को देखें तो उसके पास दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे सिस्टम, दुनिया का लॉन्गेस्ट मेट्रो सिस्टम, दुनिया के सबसे ज्यादा ब्रिजेस के साथ आज चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के चलते दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और वही हमारा देश अभी भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का कोशिश कर रहा है। आज चाइना दुनिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा कंपनीज चाइना में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि चाइना में वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी मौजूद है जो एक कंपनीज या इंडस्ट्री को चाहिए होता है। आप में से एक व्यूअर ने पिछले वीडियो में कमेंट करके बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज की टू डेवलपमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चाइना जितना दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करता, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर दे रहा है, जिससे दूसरे देशों में ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। आसान भाषा में समझते हैं, जब किसी देश का इम्पोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तब उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर किसी देश का एक्सपोर्ट उसके इम्पोर्ट से ज्यादा हो जाता है तब उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और जब इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम होता है तब उससे न्यूट्रल ट्रेड कहते हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो एक्सपोर्ट उसके इम्पोर्ट से ज्यादा है, यानी कि चाइना ट्रेड सरप्लस कंट्री में आता है। वही हमारा देश का एक्सपोर्ट हमारे देश के इम्पोर्ट से कम है, जिसकी वजह से हमारा देश ट्रेड डेफिसिट कंट्री में आता है, जिसमें हमारे देश का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर कनेक्टिविटी बहुत हद तक जिम्मेदार है। दोस्तों, आज ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम ये ट्रेड डेफिसिट का टैग हटाएं, ताकि जो हमारे देश का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने का जो सपना है उसे पूरा कर सके। जिसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर काम करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए गवर्नमेंट सागरमाला, भारतमाला, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ताकि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके और हमारे देश की लोकल कंपनीज को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा हमारे देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और स्वदेशी प्रोडक्ट्स बना सके, जिसके लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया और बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, पेप्सिको और आइकिया कंपनीज को इंडिया में इनवाइट किया और कहा कि आइए और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपना प्लांट एस्टेब्लिश कीजिए। लेकिन ये कंपनीज इंडिया में नहीं आ रही थी, स्पेशली आइकिया, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेलर कंपनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन विदेशी कंपनीज के आ जाने से हमारे जो लोकल कंपनीज हैं, जैसे छोटे मोटे फर्नीचर बनाने वाले कंपनी या
या फिर मोबाइल के कंपोनेंट्स बनाने वाले कंपनी, क्या उन पर असर नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली उन पर असर पड़ेगा। यह बात हमको भी पता है और हमारी गवर्नमेंट को भी पता है। इसलिए जो भी नई विदेशी कंपनीज अपना प्लांट स्टेब्लिश करती थी तो उन्हें कहा जाता था कि आप अपना जो भी फर्नीचर या मोबाइल बनाना है वो हमारे देश में बनाएं, लेकिन जो भी आप बना रहे हैं उसमें लगने वाला मिनिमम 30% सामान आप हमारे देश से ही खरीदें, ताकि हमारे देश की लोकल कंपनीज को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो सके। लेकिन यह कंपनीज फिर भी मान नहीं रही थी, उनको यह 30% का कंडीशन पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने 2018 में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले इस 30% परचेसेस का कंडीशन हटा दिया और फॉरेन कंपनीज को कहा कि आप पर 5 साल के लिए कोई कंडीशन नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद आपको ये 30% इक्विपमेंट हमारे देश से ही खरीदने होंगे। लेकिन दोस्तों सोचिए जरा, अगर कंपनीज यहाँ अपना प्लांट स्टेब्लिश भी कर लेती हैं और पुअर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते अगर ये फिर से किसी और देश चली जाएंगी तो जीडीपी में तो गिरावट होगी ही, साथ ही बहुत से जॉब्स भी लॉस होंगे। वैसे तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जैसे डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर जो सिर्फ मेनलैंड इंडिया में बनाया जा रहा है, और जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जिसमें मेनलैंड इंडिया को 7 सिस्टर स्टेट को कार्गो के द्वारा कनेक्ट किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 7 सिस्टर स्टेट में कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम अब से नहीं देश के आजाद होने के पहले से है, क्योंकि यहाँ की जियोग्राफी और टिपोग्राफी ही ऐसी है। मौसम, पहाड़, नदियाँ, जंगल भी एक फैक्टर है, लेकिन ये स्टेट एक तरह से आसियान देशों के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना जियोपॉलिटिकल रिलेशन और ट्रेड मजबूत करने के लिए एक तरह से गोल्डन गेट है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 2019-20 में इन स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए 53,375 करोड़ रुपए का बजट रखा था, जिसे इंक्रीज करके इस साल 60,112 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके अलावा हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2021-22 तक नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे से कनेक्ट कर दिए जाएंगे, जिसमें बहुत से रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया है, जिससे कि बहुत से लोगों को फायदा भी मिल रहा है। अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही सुनिए। बहुत फायदा हुआ है। रोड पे जाती हूँ जो धूल रहता है, और बस फेयर से भी कीमती है ट्रेन फेयर, तो बहुत फायदा हुआ है हम लोग। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुआ है तब से हम लोग का बहुत फायदा हुआ है। जैसा हम धर्मनगर से आता है सुबह 5:30 बजे, फिर 5:30 बजे फिर निकल सकता है, तो इसीलिए फ़ायदा तो हो रहा है हमारा। वहाँ फिर तो पेशेंट भी आ रहा है, ऐसा जा रहा है अगरतला से डायरेक्ट धर्मनगर भी है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। पेशेंट लेके आ रहा है, फ़ायदा तो बहुत हो रहा है। ये ट्रेन ये लाइन के बोलते पता नहीं पड़ता है, तो वो लाइन से बहुत ट्रेन में बहुत फायदा हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का इधर बाई रोड है ना, ये तो कंडेम है, गाड़ी पलट जाता है, आदमी मर जाता है, लेकिन ट्रेन में बहुत अच्छा होता है और टिकट भी बहुत कम है। मैं त्रिपुरा में रहने वाला धर्मनगर का। हम लोग का जो प्रॉब्लम है, जो ट्रेन छोड़ता है धर्मनगर से मॉर्निंग में, हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर मॉर्निंग 7 बजे छोड़े तो बहुत अच्छा है, ये 5 बजे 30 मिनट में छोड़ता है, हम बहुत परेशान होता है गाड़ी मिलने में। बहुत फ़ायदा हुआ है सर, हम लोग का आने जाने से बहुत अच्छा हुआ है। गाड़ी से जाने से तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत डर भी लगता है, इसलिए ट्रेन दिया है, बहुत ही अच्छा हुआ है। मोदी सरकार ऐसा काम किया है जो कांग्रेस अमल के 18 साल हम लोग ऐसा दुर्भोग में गया है, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। जब तक हमारा केंद्र सरकार में मोदी सरकार आया तब तक हम लोग का ऐसा हुआ, बटगेज लाइन हुआ, अब डायरेक्ट सिलचर से हम लोग सियालदह जाता है, कलकत्ता जाता है, दिल्ली जाता है, जाने सकता है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, जैसे कि जिरीबाम टू इम्फाल न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट जो मणिपुर को आसाम से कनेक्ट करेगा। दोस्तों यह प्रोजेक्ट मणिपुर के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोगों को ट्रेवलिंग के लिए 2 नेशनल हाईवे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशन पर बात की जाए तो यह रेलवे लाइन मणिपुर के जिरीबाम से शुरू होगा और कैमाई, काम्बीरोम, थिंगो, खोंगशांग, नोंदी, तुपुल और हाजंग रोड होते हुए मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर नाम लेने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। इसके अलावा इस रेलवे लाइन पर दुनिया का सबसे ऊंचा गिरडर पुल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी, जो यूरोप में स्थित गिरडर ब्रिज की लंबाई से 2 मीटर लंबा होगा। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्ट को 60 से 80% तक कम्प्लीट कर लिया गया है, और गवर्नमेंट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट 2022 के पहले कम्प्लीट हो जाएगा, और कम्प्लीट होने के बाद इससे मणिपुर के लोगों को तो फायदा
मिलेगा ही, इसके अलावा हमारे देश का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें हम आसियान देशों के साथ इकोनॉमिकली और सिक्योरिटीली संबंध बनाना चाहते हैं, उसे भी मजबूती मिलेगी और हम आसियान देशों के साथ आसानी से व्यापार भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के साथ साथ और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएं, ताकि देश के बाकी राज्यों की तरह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 300 लोग और 149 हाथी मारे गए और ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ लोगों और हाथियों दोनों के लाइफ का इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो जंगलों में शिकार कर रहे हैं और हमारे देश में बचे दुर्लभ प्रजातियों को मार रहे हैं। कोई हाथी के दांत के लिए मार रहा है, कोई गेंडे के सींग के लिए मार रहा है, तो कोई शेर की खाल के लिए मार रहा है। दोस्तों, यह गैर कानूनी होने के साथ ही असामाजिक भी है। वैसे भी पूरे विश्व में जितनी हाथियां हैं, उसमें से 55% तक हमारे देश में ही है। इसके अलावा हमारे कचरा फैलाने की बुरी आदत की वजह से बहुत से जानवरों की मौत हो जाती है, जैसे कि राजस्थान में 1000 एनिमल सिर्फ गार्बेज कंजप्शन से मर गए। तो बस दोस्तों, अब भारतवासी होने के नाते अब यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब जानवरों को बचाएं और दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें।